Hello, my dear students. I hope all of you are very fine and preparing well for the board examination. Myself, Anup Juneja, chemistry teacher in the Excel Educare, and I am going to tell you how to do the quick revision of the chemistry. और मैं आप लोगों की हेल्प भी करूंगा कि केमिस्ट्री में आप रिवीजन कैसे करें, क्या करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, क्या क्या पढ़ें, किन किन चीज़ों पे फोकस करें ज़्यादा, जिससे कि आप लोग के अच्छे मार्क्स मोर देन 90% तो केमिस्ट्री में आ ही जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चले। टॉपिक है हमारा सॉलिड स्टेट। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, तो सॉलिड स्टेट हम लोग लेंगे। सॉलिड स्टेट में बच्चों बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक तो आपको न्यूमेरिकल पक्का मिलना ही मिलना है, और दूसरा आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा दैट विल बी द पैकिंग पे मिलेगा। पैकिंग पे आप लोगों को ये मिल सकता है कि किसी एटम में कॉर्नर्स पे इतने एटम्स हैं, एज पे इतने एटम्स हैं, यहाँ से एटम हटा दिए गए तो फॉर्मूला क्या होगा, उस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं किस पे, डेंसिटी के न्यूमेरिकल पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, डिफेक्ट पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करूं आपसे तो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कहां से आती है इसमें, नंबर 1 प्रोबेबिलिटी आती है इसमें न्यूमेरिकल, आप लोगों को इससे मिलेगा। दूसरा आप लोगों को पैकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा आप लोगों को मिलेगा पैकिंग पर, फिर आप लोगों को मिलेगा डिफेक्ट पर क्वेश्चन। ठीक है, डिफेक्ट, ये तीन चीजें आप लोगों की इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉलिड स्टेट का क्विक रिवीजन जब करेंगे तो एक एक क्वेश्चन उठाते चलेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे कि उस जैसे और क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उन्हें इजीली कर पाए। ठीक है, चलिए, तो न्यूमेरिकल हमारा जो मिलेगा वो किस पर मिल सकता है, डेंसिटी पे, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल ऑन डेंसिटी, ऑन डेंसिटी। और पैकिंग पर क्वेश्चन कंसेप्ट बेस आ सकता है, डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकट डिफेक्ट। ठीक है, इस टाइप के डिफेक्ट पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। और क्वेश्चन आपके, क्योंकि सिलेबस आपका डिलीटेड हो गया है तो पीछे वाला जो पोर्शन है जिसमें कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वाला हट गया है, तो उसका तो कोई मतलब अब रह नहीं गया। हम लोग इस साल की बात कर रहे हैं 2022 के बोर्ड एग्जाम की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट में इंपॉर्टेंट चीज सबसे कहां से स्टार्ट होती है। देखिए, सॉलिड स्टेट में हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ये पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड में बेसिकली आप डिफर कर लीजिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, जिसमें एटम्स क्रिस्टल के अंदर अपनी फिक्स पोजीशंस पे रहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यानी कि लंबी दूरी तक इनके एटम्स की पोजीशन डिस्प्लेस नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिक्स एज लेंथ, फिक्स इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लोग शार्प कटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रॉपी और एनिसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा कैसा होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। एमॉर्फस में ठीक उल्टा कर दीजिए। एमॉर्फस में क्या बोलेंगे आप लोग, इंटरफेशियल एंगल, एज लेंथ ये फिक्स नहीं होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक में। तो एक्चुअली आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्रिस्टल के अंदर या सब्सटेंस के अंदर किसी भी एंगल से मेजर करी जाती हैं तो वो सिमिलर आती हैं, सेम आती हैं, तो वो आइसोट्रोपिक हो जाता है। अब एमॉर्फस सॉलिड में सेम क्यों आती हैं, क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स मोशन होता है। मॉलिक्यूल्स मोशन होने पर किसी भी अगर इमेजिनरी लाइन को कट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की एग्जैक्ट एवरेज पोजीशन अगर देखेंगे तो वो फ्लो करके इक्वल हो जाती है। जबकि यहाँ पर हम लोग किस लाइन में देखते हैं कि फिक्स रहते हैं, तो कहीं से भी अगर आप प्रोवाइड करेंगे कट और वहां से आप प्रोवाइड करेंगे किसी प्रॉपर्टी को देखेंगे, चेक करेंगे, तो आप लोग को कोई और प्रॉपर्टी मिलेगी, वैल्यू कुछ और मिलेगी, किसी और एंगल से कुछ और मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज द एनिसोट्रॉपी।
ओके, ये तो हमारा हो गया आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। फिर आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल। दैट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। व्हाट इज यूनिट सेल? चलिए यूनिट सेल के बारे में बात कर ले हम लोग। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है क्या? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, चैप्टर में हम लोग ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात करेंगे, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड की स्टडी हम लोग इस चैप्टर में नहीं करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूनिट सेल का मतलब क्या है? जब हम लोग एटम्स को फिक्स करते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, तो वो सबसे छोटा पार्ट जिसको थ्री डायमेंशनली रिपीट किया जाए, जिसको थ्री डायमेंशनली रिपीट किया जाए, तो हम लोगों को पूरे क्रिस्टल सिस्टम को प्रोवाइड करा दे, उस छोटे से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। आप देख सकते हैं मैंने एटम्स को पहले अरेंज किया, इसके बाद मैंने आपके सामने बना दिया एक छोटा सा यूनिट सेल। ये यूनिट सेल बन गया हमारा। ये यूनिट सेल अब थ्री डायमेंशनली, अब जब इसको हम लोग रिपीट करेंगे इधर भी, अंदर बाहर, तो पूरा क्रिस्टल सिस्टम अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज नोन एज द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के टाइप क्या होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल? सबसे पहला होता है सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव। दूसरा होता है बच्चों फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथा है हमारा, ये क्यूबिक सिस्टम के पार्ट है तीनों। चौथा वाला क्यूबिक सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाता है, इसको बोलते हैं एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये चार टाइप के यूनिट सेल है हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर। इन चारों यूनिट सेल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे पहले, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि इनके यूनिट सेल की कंट्रीब्यूशन पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग ये चारों टाइप्स लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं यूनिट सेल नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये क्या होता है बच्चों? जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं उसको आप एक क्यूबिकल रूम एज्यूम कर लो, दैट इज अ क्यूब, दैट इज अ क्यूब। और उस कमरे के कॉर्नर पे आप एक एक बॉल, जस्ट लाइक एक एटम को बॉल के रूप में एज्यूम करो और एक एक बॉल को हर कॉर्नर पे आप फिक्स कर दो। तो कमरे में कितने कॉर्नर हैं आपके पास? 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे। तो 8 कॉर्नर पर आप एक एक एटम को यानी एक एक बॉल को फिक्स कर रहे हो, तो इट विल बी लाइक दैट। ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक एटम अपना 1/8 पोर्शन कमरे के अंदर रखता है, बाकी पोर्शन कमरे के बाहर रखता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये कमरे के अंदर रखा, इसने भी 1/8, ये भी 1/8 पोर्शन। सारे एटम्स जो कॉर्नर पे हैं वो 1/8 पार्ट कमरे के अंदर कंट्रीब्यूट कराते हैं और बाकी पार्ट बाहर रहता है। तो कमरे को क्या फायदा हुआ? कमरे के अंदर कितने एटम्स आए जरा ये देखो। 1 एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको। तो एक एटम से 8 एटम्स है, हर कोने पे एक एक है, तो 8 इंटू 1/8 यानी कि कट गया, 1 आ गया। इसका मतलब 1 एटम पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ये कंट्रीब्यूशन कहलाता है। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स टूवर्ड्स यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम पर यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन को हम लोग सिंपली
Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ओके, नाउ सेकेंड वन इज फेस सेंटर्ड। इधर आ जाते हैं हम लोग, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में FCC बोलेंगे हम लोग, FCC। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में बच्चों क्या करना है आपको, अपने उसी रूम के अंदर आ जाइए आप। पहले तो क्यूबिक रूम है आपका, 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर पे आपने एक एक एटम रख ही दिया है, वो तो पहले की तरह फिक्स है। हर एक यूनिट सेल में कॉर्नर पे एक एक एटम रहेगा ही रहेगा, उसको तो आप भूल जाइए कि आपको उसमें कोई चेंज करना है। फेस सेंटर में हर एक फेस पर एक एटम रखेंगे और 1/2 पोर्शन कमरे के अंदर रहेगा, बाकी 1/2 पोर्शन कमरे के बाहर रहेगा पर एटम, हर एक एटम से। तो कितने फेस है हमारे पास में, हमारे पास में कमरे के अंदर कितने फेस हैं, हमारे पास कमरे के अंदर बच्चों 6 फेसेस हैं। ठीक है, 6 फेसेस हैं, हर एक फेस पे मैंने कहा आपसे एक एटम रहेगा, 1/2 अंदर रखेगा, 1/2 बाहर रहेगा। तो सबसे पहले तो सपोज करो ये एक फेस है, तो 1/2 इधर आ गया अंदर, 1/2 बाहर आ गया। हमको कितना देना है कमरे को, 1/2 देना है और 1/2 बाहर। इस तरीके से 1/2 करते करते हमारे पास सारी की सारी फेसेस पे एक एक एटम अवेलेबल हो जाता है। ठीक, और कॉर्नर पे तो मैंने आपसे पहले से ही बोल दिया है, आपको उसको तो चेंज ही नहीं करना है। तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा बच्चों 8 × 1/8 तो मिलेगा फ्रॉम कॉर्नर्स एंड 6 × 1/2 फ्रॉम व्हाट, फेस। तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन आया, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 8 से कट गया 1, 1 + 3 दैट मीन्स 4 एटम्स पर यूनिट सेल। तो FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 4 आ रही है। Z की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो फेस सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन आपको 4 मिल रहा है। अब हम लोग तीसरे वाले की बात कर लेते हैं, ये सेकंड था हमारा, तीसरा है हमारा बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड हम लोग यहां स्टडी कर लेंगे इसके अंदर। नंबर 3 इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में बच्चों BCC बोलते हैं। तो BCC के लिए क्या करना है आपको, फिर से आप लोग को पहले की तरह एक क्यूब बनाना है और एक क्यूब बना के हर एक कॉर्नर पर एक एटम तो रख ही दोगे, इसको मैंने आपको पहले से बोल दिया, चेंज नहीं करना है। इस बार आप अपने कमरे में एक बड़ी सी बॉल बीच में लटका दीजिए ऊपर से, तो पूरी की पूरी बॉल कमरे के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है, जस्ट लाइक दिस। ठीक, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, नेट कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, नेट कंट्रीब्यूशन Z इज इक्वल टू 8 × 1/8 तो कॉर्नर से मिला, और एक पूरी की पूरी बॉल आपके पास में और अंदर मौजूद है, तो 8 × 1/8 1 हो गया, इसका मतलब 2 आ गया। तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो BCC के लिए या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम्स इज 2 एटम पर यूनिट सेल। तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा हमारे पास कौन सा है, चौथा हमारे पास जो क्यूबिक सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाता, यूनिट सेल के पार्ट्स में आता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड फेस सेंटर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर देख लेते हैं। एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको शॉर्टकट में बच्चों EFC बोलते हैं, एंड फेस सेंटर्ड। तो आप करेंगे क्या, पहले की तरह एक क्यूब बना लीजिए। ठीक, एक एक कॉर्नर पे एटम तो आपको रखना ही रखना है। फिर आपको क्या करना है, इस वाले केस में, स्पेशली इस केस में आप लोगों को एक एटम ऊपर की फेस पे, अपोजिट 2 फेस ले लीजिए, कोई भी 2 फेस अपोजिट ले लीजिए, ऊपर की एक फेस पे रख दीजिए एक एटम जो कि 1/2 देगा, एक इस फेस पे रख लीजिए जो कि 1/2 देगा। तो नेट कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, Z 8 × 1/8 मिला कॉर्नर से, प्लस 2 × 1/2 मिला आपको फेस से। तो यहां पे 1 आ गया, यहां पे 1 आ गया, इसका मतलब 2 एटम्स पर यूनिट सेल।
तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, 2 एटम्स पर यूनिट सेल इन द एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी पूरी बात. तो मैं हर एक को बॉक्स बना के आपके लिए सेपरेट कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें. ये हमारा सिंपल था. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल और प्रिमिटिव. दिस वन इज फेस सेंटर्ड, दिस वन इज बॉडी सेंटर्ड एंड दिस वन इज एंड फेस सेंटर्ड. आई थिंक सब क्लियर हो गया आप लोगों को. आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, ये बहुत काम आएगा क्योंकि इससे जुड़ी हुई चीजें आप लोगों के एग्जाम में जरूर मिलेंगी. न्यूमेरिकल जब आप करोगे डेंसिटी पर बेस्ड तब आपको कंट्रीब्यूशन की नीड पड़ेगी. जब आप फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या किसी भी और इन टॉपिक से जुड़े हुए किसी भी न्यूमेरिकल को करते हो तब आपको कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए. तो ये चारों कंट्रीब्यूशन आपके दिमाग में हमेशा फिट रहने चाहिए. कैसे कंट्रीब्यूशन आता है, कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए.